जय हिंद भाइयों। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि घटना के बाद मुकदमा कैसे दर्ज होता है, एफआईआर कैसे दर्ज होती है और कोर्ट में मुकदमा उसके बिहाफ पर कैसे प्रोसीडिंग करता है, और उसमें मैंने जजमेंट की प्रोसीडिंग तक जो है सारी जानकारी आपको दी थी। और उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने समझा और कमेंट भी किए, और उसी से ही संबंधित आज का ये वीडियो है। मैं पिछला वाला भी इसमें लिंक डाल दूँगा। जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको ये सारी नॉलेज मिलेगी। और आज का ये वीडियो है, जैसे कि बहुत से मामले हमने देखे हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले, चाहे वो डायरेक्ट थाने पर जाने से दर्ज हो जाए या एसएसपी के आदेश पर दर्ज हो जाए, या 156(3) का प्रार्थना पत्र कोर्ट में जब हम डालते हैं उसके बाद दर्ज हो जाए। लेकिन पुलिस का अपना ही एक कानून चलता है। थाना पुलिस अपने तरीके से ही काम करती है और उसमें चार्जशीट भी भेजने की उसकी अपनी पावर है आईओ की, और एफआईआर लगाने की भी अपनी पावर है। तो मेरा कहना ये है कि पिछली वीडियो में मैंने एफआईआर के बाद चार्जशीट अगर कोर्ट में पहुंचती है तो उसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी ये जानकारी दी थी। और आज इस वीडियो में मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आईओ महोदय, थाना पुलिस किसी एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई सेक्शन कम कर दे, मुलजिमों के नाम निकाल दे, या पूरी ही एफआईआर में एफआर यानी कि अंतिम रिपोर्ट लगा दे, क्लोज़र रिपोर्ट लगा दे, तो उसके बाद फिर पीड़ित को कैसे आगे प्रोसीडिंग करनी होती है, तो आज की वीडियो में ये सब बताऊंगा। और आप इस वीडियो को पूरी देखना जिससे कि आपको जानकारी हो कि भाई करना क्या होता है। क्योंकि आप जब किसी भी जानकारी को गेन करते हैं तो अगर शॉर्ट में या कम जानकारी होगी तो आगे नुकसान दे सकती है। और मैं एक बात और कहूँगा कि भाई ये जो मेरी वीडियोज़ हैं ये नॉलेजेबल हैं, जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे उसके साथ कोई समस्या हो या ना हो, क्योंकि समस्या कभी कहकर नहीं आती, कभी भी किसी पर भी आ सकती है। तो जैसे कि एफआईआर तक का मैंने पिछली वीडियो में बोला था, एफआईआर थाने पर दर्ज हो चुकी है, और उसमें जब पीड़ित पक्ष अपनी साक्ष्य भी दे देता है तो भी आजकल जांच अधिकारी मुकदमे में ये लिख देते हैं कि अभी साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस एफआईआर में अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, और इसमें अंतिम रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट लगा के वो न्यायालय में भेज देते हैं। जब न्यायालय में पहुंच जाती है तो पीड़ित पक्ष को, शिकायतकर्ता को इस बात की जानकारी स्वयं करनी होगी या किसी अधिवक्ता भाई से मिलकर उसकी जानकारी करानी होगी। और जब ये जानकारी हो जाए कि हाँ भाई उन्होंने अंतिम रिपोर्ट, जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट इस एफआईआर में लगा दी है, यानी कि अब मुलजिमों के खिलाफ अभी कुछ नहीं हो सकता, तो उसके बाद हमें जो है उस अंतिम रिपोर्ट में एक एप्लीकेशन विद एफिडेविट लगाना होता है, जिसे हम प्रोटेस्ट एप्लीकेशन बोलते हैं। और उसमें हमें न्यायालय से ये निवेदन करना होता है कि भाई हमारे पास ये साक्ष्य हैं, और जो कि हमने जांच अधिकारी महोदय को भी दिए थे, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, विश्वास नहीं किया, और न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट भेज दी है। और न्यायालय से प्रेयर करके कि भाई आप या तो स्वयं अपनी पावर से इस मुकदमे को चलाएं, तो वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग भी उस मुकदमे में मुकदमा चला सकते हैं। अन्यथा उस मुकदमे में प्रोटेस्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट करके अंतिम रिपोर्ट को ना मानते हुए और उसको परिवाद के रूप में चलाती हैं। परिवाद की डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, 2D यानी कि 2 घा CRPC की थी, और अब BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में 2H यानी कि 2 छा सेक्शन के अकॉर्डिंग परिवाद की डेफिनेशन दी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर न्यायालय उचित समझता है तो उसे परिवाद में न ले जाकर एक सेक्शन CRPC का 190(1) भी था, और जो कि BNS में 210(1)B था। ये जो है BNSS में
है और इसके अकॉर्डिंग न्यायालय उस पर खुद भी संज्ञान ले सकता है। जो मुलजिम हमने बनाए हैं या जो अपराधी थे उनके खिलाफ सम्मनिंग आदेश हो सकता है और वो सम्मन भेज सकते हैं। अच्छा, अगर परिवाद के लिए आदेश होता है, न्यायालय परिवाद में दर्ज कराती है, तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि भाई पहले हमें अपने बयान देने होंगे, क्योंकि परिवाद का प्रार्थना पत्र तो वही माना जाएगा जो हमने प्रोटेस्ट दी है या जो एफआईआर दी है, और हमें सीआरपीसी की धारा 200 और जो हम अपने बयान दे देते हैं तो 201 में जो हमारे गवाह हैं, साक्ष्य हैं, उनके बयान दिए जाएंगे। 204 सीआरपीसी जो कि बीएनएसएस में 227 सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आरोपियों के खिलाफ सम्मन भेजे जाते हैं। और यही प्रोसेस कंप्लेंट केस में भी चलता है। अगर मान लो डायरेक्ट हमारी एफआईआर कहीं किसी भी वजह से या किसी भी तरीके से थाने पर दर्ज नहीं हुई, तो हम कंप्लेंट केस जब डालते हैं तो जैसे सीधे कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं अपनी न्यायालय को, और फिर 200 के बयान 200 के अकॉर्डिंग ही वो एप्लीकेशन दी जाती है और 200 के बयान माने जाते हैं उसे। और एक बार कोर्ट जनरली पूछ लेती है कि भाई क्या हुआ था, कोर्ट न्यायालय अपने सामने पूछती है बयान, और 202 में ही हमारे 202 का सब क्लॉज बना है, उसमें साक्ष्य लिए जाते हैं, गवाह लिए जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर हमने डायरेक्ट परिवाद कोर्ट में डाला है तो सीआरपीसी की धारा 202 थी और बीएनएसएस में 225(1) है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग न्यायालय थाना पुलिस से जांच करा सकती है कि भाई क्या इसमें कोई पहले शिकायत हुई थी या दूसरे पक्ष ने कोई मुकदमा दर्ज कर रखा है, या ये आप आए थे तो क्यों नहीं आपने मुकदमा दर्ज किया। ये सब चीज़ें जांच में पूछ ली जाती हैं सेक्शन 202 में सीआरपीसी में। और उसके बाद न्यायालय अगर हमारी बात से संतुष्ट होता है तो 204 सीआरपीसी जो कि अंतिम रिपोर्ट पर प्रोटेस्ट डालने के बाद 204 सेक्शन आता है और सम्मनिंग आदेश यानी कि आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश हो जाता है। तो इस तरीके से न्यायालय में मुकदमा आपका चालू हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस चलता है, यानी कि अगर आरोपियों के सम्मन वगैरह जा चुके हैं तो वो अपनी जमानत कराएंगे, और जमानत कराने के बाद आरोप विरचित होता है, आरोप लगाया जाता है न्यायालय में। न्यायालय ये कहती है कि भाई आपके खिलाफ इन अपराधों में मुकदमा चलेगा। अगर आरोपी उसी समय अगर उस अपराध को एक्सेप्ट कर लेता है तो सेक्शन सीआरपीसी का 229 था और अब बीएनएसएस में 252 है। अगर आप जुर्म इकबाल कर लेते हैं तो जो भी जुर्माना है या जो न्यायालय उचित समझे और वो जुर्माना और सज़ा आपको देकर उस मुकदमे को उसी समय ख़त्म भी कर सकती है। और अगर न्यायालय उचित समझे तो इस स्टेज पर भी आपको दोष मुक्ति यानी कि उन अपराधों से मुक्त कर सकती है। उसके लिए धारा 223 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसीडिंग होती है और बीएनएस में यही प्रोसीडिंग धारा 255 के अकॉर्डिंग की जाती है। और आरोप की बनने के बाद आरोप के बाद भी मुकदमा ये ख़त्म होने के चांसेस होते हैं अगर न्यायालय उचित समझे तो, या वकील लोग या जो अपराधी है वो अगर जानकारी रखता है तो अपने वकील के द्वारा उसको वहाँ भी ख़त्म करा सकता है। बात हम कर रहे हैं परिवाद दर्ज होने की, तो या अंतिम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात चल रही थी। इसमें मैंने मुलजिम के लिए भी ये जानकारी दे दी है कि अगर कोई मुलजिम हो तो इस स्टेज पर ख़त्म अपना मुकदमा करा सकता है। और उसके बाद फिर वादी पक्ष को जो करना है, वादी पक्ष को इसमें आरोप तय होने के बाद मुलजिम जो जमानत करा लें उसके बाद आरोप तय होगा और उसके बाद फिर गवाही चलती है, एविडेंस होते हैं। अभियोजन पक्ष की तरफ से धारा 244 के अकॉर्डिंग और जो कि बीएनएसएस में 267 धारा के अकॉर्डिंग गवाही होती है। और इसी में ही एक सेक्शन है 254 में भी गवाही होती है, लेकिन वो गवाही जो कराई जाती है ये उस समय कराई जाती है जब दोनों पक्षों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो जिससे कि इस गवाही से दोष सिद्धि ना हो।
तो इसके लिए धारा 254 CRPC होती थी और अब इसमें 277 BNSS धारा है, उसके अकॉर्डिंग गवाही होती है। वो तब होती है जब दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है, जिससे कि अपराधी को कोई सज़ा न दी जा सके। और फिर वही सेक्शन आ जाता है 313, जिसमें कि आरोपी अपनी तरफ से बयान देते हैं या जो भी साक्ष्य हैं वो अपना देते हैं। आरोपी के बयान के बाद मजिस्ट्रेट आरोपी की तरफ से जो साक्ष्य या बयान आते हैं उनके बयान दर्ज होते हैं, जो कि धारा 247 से 266 तक और BNS में 266 है। दोनों पक्षों के साक्ष्य और गवाही आने के बाद फिर CRPC की धारा 314 के अकॉर्डिंग अंतिम बहस का दिन आता है, जिसमें कि दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से तर्क रखे जाते हैं कि भाई सज़ा दी जाए, और दूसरा पक्ष मुलजिम पक्ष कहता है कि भाई सज़ा इन आधारों पर नहीं दी जाए। CRPC की धारा 314 थी और अब BNSS में धारा 352 हो चुकी है। और इसके बाद फिर वही स्टेज आती है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, निर्णय की। तो निर्णय में जब होता है CRPC की धारा 248 के अकॉर्डिंग निर्णय की डेफिनेशन दी गई है, और जो कि BNSS में 271 के अकॉर्डिंग है। ये मजिस्ट्रेट कोर्टों में है और सेशन में यही चीज़ धारा 255 में है CRPC, और अब BNSS में सेशन कोर्ट में 278 BNSS में ये निर्णय की धारा है, इसमें निर्णय दिया जाता है। सज़ा जो सुनाई जाती है ये भी एक प्रोसेस है कि जो निर्णय लिखित में आदेश होगा वो न्यायालय में खुली अदालत में मुलजिम को, वादी को ये सज़ा सुनाई जाती है, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, दोनों कोर्टों में ये बताया जाता है मुलजिम को। इसके लिए धारा CRPC की 335 और BNSS में ये धारा 258, जो कि दोष मुक्ति अगर हुई है तो वो भी बताई जाएगी और दोष सिद्धि हुई है तो वो भी बताई जाएगी। एक बात और जो कि ज़्यादातर अधिवक्ता लोग नहीं बताते अपने मुलजिम को कि 235 सब क्लोज 2, जिसके अनुसार अगर सज़ा दी जा रही है तो इस धारा में एक रिलीफ कह सकते हैं हम, मुलजिम के लिए रिलीफ का ये स्टेज होती है। वो अपनी तरफ से बात रख के और इसमें निवेदन कर सकता है कि भाई मुझे कम से कम सज़ा दी जाए। और ये धारा CRPC की 235 सब क्लोज 2 थी, और जो कि BNSS में 258 सब क्लोज 2 है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें अपराधी लोग कि अगर किसी को सज़ा हो रही है तो वो इसमें इसके अकॉर्डिंग अपनी बात रख सकता है, जिससे कि न्यायालय अगर उस पर गौर करे तो सज़ा कम से कम हो। और उसके बाद फिर धारा CRPC की 372 है, जिसमें कि अपील के लिए जाया जाता है, और धारा 413 है BNSS, जिसमें कि अपील का प्रावधान है, और 394 जिसमें कि पुनरीक्षण। यानी कि ये सब बातें मेरा बताने का मोटिव मकसद ये है कि अगर मुलजिम को या वादी को ये सब जानकारी हो, पीड़ित को या अपराधी को ये सब जानकारी होनी चाहिए, जो कि अपने काम को स्वयं जानकारी होने के वजह से सही से करा सकें। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि भाई वकील लोग या कहीं भी अगर कोई किसी काम की जानकारी नहीं है तो वो मामला पेंडिंग पड़ा रहता है काफ़ी समय तक, और उसमें सही समय से उचित निर्णय नहीं हो पाता। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है वो इसी प्रोसीडिंग के अनुसार चलेंगे, क्योंकि साक्ष्य तक उनका सारी बातें आती हैं, उसके बाद सारी प्रोसीडिंग दोनों की एक साथ चलती है। इसलिए मैंने पूरे मुकदमे का
विवरण इसमें दिया है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कि कौन सा सेक्शन क्या है और कैसे काम होना है। कभी कभी ना जानकारी के कारण नए अधिवक्ता भी भटक जाते हैं, काम प्रॉपर नहीं हो पाता, काम पेंडिंग पड़ा रहता है। तो इस वीडियो को उन अधिवक्ताओं को भी देखने की आवश्यकता है जो कि जूनियरशिप कर रहे हैं या अभी अभी वकालत चालू की है, तो उनको ये जानकारी हो जाएगी भाई किस काम के बाद क्या काम हमें करना होता है, जिससे कि उनको भी ये नॉलेज होगी और मुकदमे में समय से प्रोसीडिंग होगी, न्यायालय को भी सहूलियत होगी, क्योंकि न्यायालय या बाबू पेशकार इन लोगों पर इतना समय नहीं होता कि किसी भी पत्रावली में सुचारू रूप से देखकर उसको काम को आगे बढ़ाया जा सके। ये जिम्मेदारी मुल्जिम और वादी के वकीलों पर ही होती है कि वो अपने मुकदमे को अपने पार्टी की तरफ से अपनी सही बात और सही समय पर उस मुकदमे में प्रोसीडिंग करें, जिससे कि मुकदमा समय से डिसाइड हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।